गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ और आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में ये बताएंगे कि इससे पहले हमने भारतीय देशी रियासतें और ब्रिटिश सरकार के मध्य किस प्रकार से संबंध थे उनके बारे में बताया था, जिसमें हमने सबसे पहले बंगाल राज्य के बारे में बताया था और उसके बाद मैसूर राज्य के बारे में बताया था और कर्नाटक राज्य के बारे में बताया था। आपको मालूम है किस तरीके से बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, मैसूर में देखेंगे तो 4 युद्ध हुए। तो उसी तरीके से जो देसी राज्य थे उन राज्यों को जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल आते थे वे अपने अंग्रेजी क्षेत्र में मिलाना चाहते थे। कहने का मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें मिलाना चाहते थे। तो हर एक गवर्नर जनरल कोई न कोई नई नीति लेकर के आता था और वो भारतीय राज्यों को इन किन प्रकार अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तो आज हम जिस पर बात करेंगे वो है भारत की देशी रियासतों के अंतर्गत सिख राज्य या पंजाब राज्य। उसको किस तरीके से अंग्रेजों ने प्रभावित किया, किस तरीके से सिखों के साथ युद्ध लड़े और किस तरीके से उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 2 प्रमुख युद्ध हुए थे, आंग्ल सिख युद्ध, और इसमें से आज हम पहले सिख युद्ध के बारे में बात करेंगे। आंग्ल सिख युद्ध यानी अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो युद्ध हुआ था पहला, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। पंजाब के अंतर्गत जब तक महाराजा रणजीत सिंह का शासन था तो महाराजा रणजीत सिंह ने सैनिक शासन स्थापित किया था, यानी सेना की ताकत के बल पर शासन स्थापित किया था और उसको बहुत अच्छी तरीके से चलाया था। अंग्रेज बहुत अदब करते थे, सम्मान करते थे और महाराजा रणजीत सिंह से किसी प्रकार का कोई भी पंगा नहीं लेना चाहते थे, न ही उनके राज्य में किसी प्रकार का वो हस्तक्षेप करते थे। लिहाजा सारी की सारी स्थिति बिल्कुल सही चलती रही। मगर जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद स्थितियां बदल गईं और क्या हुआ कि उनका बेटा खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा, यानी पंजाब राज्य का शासक बना खड़ग सिंह। तो जो सेना महाराजा रणजीत सिंह के समय में बहुत अनुशासित थी, शक्तिशाली थी, सुदृढ़ थी, वो सेना अब थोड़ी सी अनुशासनहीन हो गई और सेना के अंदर 2 प्रमुख गुट बन गए। स्थिति 2 प्रमुख गुट बन गए थे। एक गुट था डोगरा गुट और एक था सिंधनवालिया गुट। ठीक है, अब ये दोनों ही गुट जो है वो पहले तो सेना में शुरू हुए और उसके बाद सामान्य जनों में शुरू हो गए। तो इससे स्थिति बिगड़ती चली गई और उसके बाद जब खड़ग सिंह के बाद उसका बेटा नौनिहाल सिंह गद्दी पर बैठा तो वो भी किसी तरीके से इस स्थिति को नियंत्रित किए रहा। लेकिन अब क्या हुआ कि उसकी जब मृत्यु हो गई तो जो सैनिक टुकड़ियां थीं सिखों की, वे सैनिक टुकड़ियां अब पूरा राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगी, दरबार की कार्यवाही में भाग लेने लगी और विभिन्न तरीके के गुटों को सपोर्ट करने लगी जो गुट पंजाब की शासन सत्ता को प्राप्त करना चाहते थे। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये बताऊंगा आपको कि यहाँ जो सेना की संख्या थी वो 40,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई थी, यानी सैनिक संख्या लगातार बढ़ती चली गई। हर एक अपना अपना गुट अपनी अपनी सेना बढ़ाने लगा। लिहाजा क्या हो गया, सेना पर खर्च बहुत ज्यादा हो गया, राज्य की स्थिति बिगड़ गई और सेना पर नियंत्रण धीरे धीरे का खत्म हो गया, जिसके कारण से पंजाब के अंदर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई।
अब जब नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो नौनिहाल सिंह की विधवा थी, है? और शेर सिंह उस समय जो सेनापति था, वो जो है वो सेना का समर्थन प्राप्त करके अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। और यहाँ पर जो राजा दिलीप सिंह थे, हैं? राजा दिलीप सिंह जी थे, वो महारानी की संरक्षिका में महारानी जिंदन थी, वो संरक्षक थी। दिलीप सिंह जी जो बहुत कम उम्र के थे, लिहाजा वो चाहते थे कि किसी तरीके से सेना हमारा साथ दे और हम किसी तरह शासन चला पाए। लेकिन इससे क्या हुआ, जो सेना थी खालसा सेना, अब उसकी भूमिका, जो पंजाब की सेना होती थी उसे खालसा सेना कहते थे, तो सेना की भूमिका अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। सेना जिसको सपोर्ट करेगी वो शासक बन जाएगा, वो शक्तिशाली बन जाएगा और वो पंजाब का शासक होगा, पंजाब की स्थिति को देखेगा। लेकिन अब हुआ क्या, ये सारी की सारी जो स्थिति बिगड़ती चली गई है ना, इसमें दो व्यक्तियों की और महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक थे लाल सिंह। लाल सिंह जो थे, जब दिलीप सिंह जी जो है अल्पवयस्क व्यक्ति थे, वो शासक थे पंजाब के, ठीक। जिंदन संरक्षिका थी और लाल सिंह जी थे वो वजीर थे, यानी राज्य के प्रधानमंत्री थे एक तरीके से। तो सारा जो प्रशासनिक कार्य है और राजनीतिक कार्य वो इनके हाथ में था। और इसके साथ ही तेज सिंह सेनापति थे, जो वहां की सेना थी उसके तेज सिंह सेनापति थे। ये दोनों लोग जो थे वो किसी तरीके से सेना का सहयोग प्राप्त करके और स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। जबकि दूसरे गुट थे वो दिलीप सिंह जी को हटा करके अन्य किसी व्यक्ति को पंजाब का शासक बनाना चाहते थे। यानी वहां जितने गुट थे वे सभी गुट अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे कि हम किसी तरीके से शासक बन जाएं। तो इस पूरी की पूरी स्थिति को देख करके अंग्रेजों का रुख क्या था? अंग्रेजों का रुख ये था कि महाराजा रणजीत सिंह के समय अंग्रेजों की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो आंख उठाकर देख सकें पंजाब की ओर, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने सैनिक शासन स्थापित किया था। उनकी जो मिसलें थी, जो जिनको राज्य कहते थे, मिशन कहते थे, वो बहुत ही संगठित रूप से कार्य कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद सेना में अराजकता, लोगों के अंदर आर्थिक कमजोरी, सेना जो उसके बाद जो सत्ता थी, सत्ता कमजोर थी सैनिक दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी, गुटबाजी चल रही थी। इन सारी स्थितियों को देख करके अब अंग्रेजों को मौका मिल गया था कि वो पंजाब के ऊपर आक्रमण करें। तो ये तो थी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि। अब हम देखेंगे कि आखिर वे कारण कौन से थे जिसके कारण से यह युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो कारण अगर देखें तो सबसे पहला कारण जो नजर आता है वह कमजोर उत्तराधिकारी। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति पंजाब का शासक नहीं बना या सिख राज्य का शासक नहीं बना जो कि पूरे राज्य को संगठित रख पाता, सेना को नियंत्रित रख पाता और प्रशासन को सुचारू रूप से चला पाता, जन कल्याण की भावना को आगे बढ़ाता। ऐसा कोई भी नहीं मिला, जिसके कारण से देखिए खड़ग सिंह के समय में भी अराजकता थी, उसके बाद नौनिहाल सिंह के समय में भी थी। नौनिहाल की मृत्यु के बाद तो और स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि कोई भी वयस्क व्यक्ति ही नहीं था जिसको कि गद्दी पर बिठाया जाए। हालांकि कोशिश की जा रही थी, मगर उस कोशिश में भी गुटबाजी थी। तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण देखें, पंजाब क्षेत्र में अराजकता। पूरे पंजाब के अंदर अराजकता फैल गई थी, कोई किसी नियम का पालन नहीं कर रहा था, क्योंकि सरकार इतनी मजबूत स्थिति में थी नहीं। जनता के अंदर अराजकता थी, जमींदारों के अंदर अराजकता थी,
और जो राजनीतिक गुट थे उनके अंदर अराजकता थी। कानून व्यवस्था नाम की चीज या प्रशासन नाम की चीज लगभग खत्म हो चुकी थी। अगला, सेना में अनुशासनहीनता। मैंने आपको बताया कि महाराजा रणजीत सिंह के समय में जो 40,000 की सेना थी वो बिल्कुल अनुशासित सेना थी, नियंत्रण में थी, और वही सेना से अनेक युद्ध महाराजा रणजीत सिंह ने जीते थे, पूरे राज्य को सुरक्षा प्रदान की थी। लेकिन वही उस सेना के अंदर क्या था, अब गुटबाजी हो गई थी, क्योंकि सेना राजनीतिक गुटों का, राजनीतिक लोगों का साथ देने लगी थी और दरबार के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी थी। तो सेना की ये अनुशासनहीनता जो थी वो पंजाब राज्य के लिए भारी पड़ी, और इस पूरी की पूरी स्थिति को अंग्रेज देख रहे थे। उन्होंने कहा ये मौका अच्छा है। अब इसके बाद अंग्रेजों द्वारा विरोधी गतिविधियां। अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज पंजाब के आसपास जो क्षेत्र था, पंजाब के सीमावर्ती इलाके, उन सीमावर्ती इलाकों में घुस करके वहां पर कब्जा करने लगे थे, वहां से धन वसूली करने लगे थे, अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजने लगे थे और उत्तेजित भाषण देने लगे थे, बातें करने लगे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि किसी तरीके से पंजाब पर आक्रमण करने का मौका मिले। अगली और अंतिम बात जो थी, मेजर ब्रॉडफुट की उत्तेजनात्मक घोषणा। अब मेजर ब्रॉडफुट थे जो कि सेनापति थे, उस समय सैनिक अधिकारी थे, उन्होंने एक घोषणा कर दी कि हम जो है वो अवध से लेकर के और पूरा पंजाब तक, और पंजाब से लेकर आगे लाहौर तक, पूरे क्षेत्र तक जो है वो अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। जब ये घोषणा उन्होंने कर दी तो पंजाब की जो स्थिति थी, पंजाब को ये था जो वहां पर सेनापति था और जो प्रधानमंत्री था, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपनी सैनिक तैयारी शुरू कर दी। लिहाजा इस घोषणा से उत्तेजना पैदा हो गई दोनों समूहों में, और दोनों अपनी अपनी तरफ से तैयारी करने लगे। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो परिस्थितियां बनी हैं वो अब सिख और अंग्रेज इस मोड़ पर आ गए कि अब उनको युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने ये कह दिया कि हम राज्य का विस्तार करना चाहते हैं पूरे के पूरे क्षेत्र में, और पंजाब की जो सेना थी, पंजाब का जो शासक था, हालांकि वो अल्पवयस्क था, लेकिन जो प्रधानमंत्री थे, सेनापति थे, वे ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने प्रण किया था। तो दोनों ही तरफ से युद्ध की तैयारी चल रही थी। अब देखते हैं कि युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या थी। युद्ध की घटनाएं ये थी कि सर ह्यूगो, ये उस समय ब्रिटिश सेना के सेनापति थे। इन श्रीमान जी ने क्या काम किया कि सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर जिले के अंदर, सतलज नदी किनारे फिरोजपुर जिले के अंतर्गत जो है मुदकी नामक स्थान पर अपनी सेना जो है वो इकट्ठी कर ली। जब सेना इकट्ठी कर ली तो अब वहां पूरी युद्ध की तैयारी कर दी। जब ये सूचना मिलती है दूसरे पक्ष को, यानी पंजाब के जो खालसा सेना है उसको मिलती है, वो अपनी युद्ध की तैयारी करते हैं और 11 दिसंबर को वो सतलज नदी को पार करते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ पहुंचते हैं। दूसरी तरफ 2-3 दिन तक और तैयारी चलती है और उसके बाद 18 दिसंबर 1845 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध की घोषणा करता है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो कि 1844 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया था और वो भी ये नीति निर्धारित करके आया था कि मुझे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है। तो लॉर्ड हार्डिंग की तरफ से इस युद्ध की घोषणा की जाती है और सर ह्यूगोफ जो है वो सेनापति होते हैं। ये मुदकी नामक स्थान पर सतलज नदी के किनारे युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है वो अंग्रेज सेना विजयी होती है। लेकिन इसके बाद भी युद्ध समाप्त नहीं होता है और इसके बाद फिर खालसा सेना फिर तैयारी करती है, फिर जो तेज सिंह है फिर सेना को संगठित करते हैं
और फिर से कोशिश करते हैं। इसके बाद फिरोज शाह का युद्ध, फिरोज शाह नामक स्थान पर ये युद्ध होता है और ये होता है 21 दिसंबर 1845 ईस्वी को भी। यहाँ पर भी भयंकर युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर भी पराजय हासिल होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज सेना पूरी तैयारी के साथ आई है। अब चूंकि पंजाब की सेना में गुटबाजी है, तो कुछ तो ऐसे हैं जो गुट शामिल ही नहीं हुए उसमें युद्ध में, और कुछ शामिल हुए भी तो भी वो पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे थे। लिहाजा इस युद्ध में भी पराजय का मुंह देखना पड़ता है सिख सेना को। इसके बाद तीसरा युद्ध होता है बुडवल के पास। बुडवल के पास होता है 21 जनवरी 1846 ईस्वी को, और इस युद्ध में सिखों को सफलता मिल जाती है, यानी अंग्रेज सेना पराजित हो जाती है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो है अंग्रेज फिर से तैयारी करते हैं और आलीवाल नामक स्थान पर फिर से युद्ध होता है, और ये तारीख होती है 28 जनवरी 1846 ईस्वी। तो 28 जनवरी 1846 ईस्वी को दोबारा युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज सेना फिर से विजयी हो जाती है। लेकिन सिख सेना पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सिख बहुत वीर थे और वो किसी भी हालत में अंग्रेजों के हाथों पंजाब को सौंपना नहीं चाहते थे। लिहाजा बराबर वो तैयारी कर रहे थे, और फिर से युद्ध लड़ने की हार जाते थे, लेकिन इसके बाद फिर युद्ध की तैयारी करते थे और फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, फिर अंग्रेजों के साथ युद्ध होता था। इसके बाद अगला जो युद्ध होता है वो सुबराम नामक स्थान पर ये युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है 18 फरवरी 1846 ईस्वी को। 18 फरवरी को ये युद्ध होता है, और यहाँ पर खालसा सेना जो है वो अंग्रेजों से पूरी तरह से पराजित हो जाती है। और इस युद्ध में एक बात और होती है, वो ये होती है कि कश्मीर का जो राजा होता है वो होता है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह से अंग्रेज एक संधि करते हैं, गुप्त संधि, और उसमें ये कहते हैं कि आप हमारी खालसा सेना के विरुद्ध हमारी मदद कीजिए, यानी सिखों के विरुद्ध जो हमारा युद्ध चल रहा है उसमें आप हमारी मदद कीजिए, और हम आपको कश्मीर का स्वतंत्र शासक घोषित कर देंगे, आप कश्मीर पर आराम से राज्य कीजिए। तो गुलाब सिंह इस बात में आ जाता है और वो मदद करता है सुबराम के युद्ध में। तो यहाँ पर खालसा सेना पराजित होता थी, सिख सेना पराजित हो जाती है, और अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। विजयी होकर के अंग्रेज जो है वो आगे बढ़ते हैं, और लाहौर जो कि राजधानी थी सिख राज्य की, लाहौर दरबार जिसको कहा जाता था, तो उस पर जाकर के कब्जा कर लेता है। 20 फरवरी 1846 ईस्वी को अंग्रेज उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से सिख सेना बर्बाद हो जाती है, और उनकी राजधानी पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो ये सारी की सारी घटनाएं जो हैं, ये 5 की 5 घटनाएं ये आती हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत। अब हमें ये देखना है कि ये जो युद्ध समाप्त हो गया, मगर युद्ध के बाद फिर क्या हुआ, संधि हुई अंग्रेजों और सिखों के बीच में, और जो संधि हुई उसको लाहौर की संधि कहा गया। ये लाहौर की संधि 20 फरवरी पर लाहौर पर कब्जा हो जाने के बाद 9 मार्च को ये संधि पर इस पर हस्ताक्षर किए गए, जिस पर ब्रिटिश पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए और सिख पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों और सिखों के बीच क्या समझौते हुए थे, क्या बातें थी, क्या शर्तें थी, वो यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। सबसे पहली बात, दोआब का क्षेत्र अंग्रेजों को मिला। पंजाब का जो बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जो सतलज और ब्यास नदी के बीच का दोआब था, ये जालंधर का एरिया है, इसको जालंधर इसमें शामिल था। ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो अंग्रेजों को मिल गया। अब अगली जो बात थी वो थी सिख सेना में कटौती कर दी गई। अब सिखों की सेना जो थी वो बहुत विशाल संख्या में थी, जैसा मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें गुटबाजी भी थी। तो उस सिख सेना को नियंत्रित किया
क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि ये अंग्रेज सिख जो है फिर से अपनी सेना को संगठित करके कहीं हमसे युद्ध ना करने लग जाएं, क्योंकि सिख बहुत वीर होते थे। तो लिहाजा उन्होंने सेना में कटौती कर दी, और सेना में कटौती क्या की कि 12,000 आप घुड़सवार रख सकते हैं और केवल 20,000 पैदल सैनिक रखेंगे। यानी जो महाराजा रणजीत सिंह के समय 40,000 संख्या थी, बाद में वो संख्या बढ़कर 1 लाख के करीब हो गई थी। उस संख्या को घटाकर केवल 20,000 पैदल सैनिक और 2,000 घुड़सवारों पर सीमित कर दिया गया, ये सोचते हुए अंग्रेजों के द्वारा कि वापस ये फिर से शक्तिशाली होकर हमसे युद्ध ना करें। अगली जो बात थी वो क्या थी कि दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया गया पंजाब का, और जिंदन रानी जो थी उनको उनकी संरक्षिका स्वीकार कर लिया, यानी उनके पदों को एज इट इज रहने दिया। उनके पद उनके पास बने रहेंगे, दिलीप सिंह जी राजा बने रहेंगे और महारानी जिंदन जो है वो संरक्षिका बनी रहेंगी। अब इसमें अभी आगे बताते हैं कि इतनी बड़ी विजय मिलने के बाद भी अंग्रेजों ने इस पर पंजाब पर पूरी तरह अधिकार क्यों नहीं किया, ये सवाल उठता है। कई इतिहासकार उठाते हैं, ये स्मिथ इतिहासकार जो हैं वो इस संबंध में बात करते हैं अपने इतिहास लेखन के अंतर्गत। कुछ भारत के इतिहासकार भी हैं जो इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन इस पर अभी बात करेंगे। अगली बात देखें तो युद्ध का जुर्माना 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए सिखों के ऊपर युद्ध का जुर्माना डाला गया, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था देने के लिए, तो उन्होंने 50 लाख रुपया 50 लाख रुपया तो तुरंत कंपनी को चुका दिया, अंग्रेजों को दे दिया, लेकिन शेष के लिए ये कहा कि शेष हम बाद में धीरे धीरे इसका चुकता करेंगे आपको, तो सिखों के ऊपर जुर्माना लगाया गया। अगली बार लाहौर में अंग्रेजी सेना तैनात कर दी गई। देखिए अंग्रेजों की ये सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी थी कि वो जिस राज्य पर भी कब्जा करते थे या जिस राज्य को जीत लेते थे, जहां पर स्वयं शासन नहीं करना चाहते थे, ऐसी जगह पर वहां अपना रेजिडेंट छोड़ देते थे, एक मिलिट्री ऑफिसर रेजिडेंट छोड़ देते थे जो वहां रहता था, और सैनिक टुकड़ियां रहती थी, ये कहते हुए कि वो उस क्षेत्रीय राजा की रक्षा करेंगी, सुरक्षा करेंगी, और उसका पूरा व्यय उस अधिकारी का पूरा व्यय और सेना का पूरा व्यय जो है वो शासक को उठाना पड़ता था। यानी भारतीय राज्यों के ऊपर वो आर्थिक दबाव डाल देते थे और कूटनीतिक दृष्टि से वो प्रवेश कर जाते थे, ताकि उन्हें सारी सूचनाएं मिलती रहें और भविष्य में उन्हें क्या कदम उठाना है वो डिसाइड कर सकें, निर्णय कर सकें। अगली बात देखेंगे, लाहौर में सेना तैनात होगी। गुलाब सिंह कश्मीर का स्वतंत्र शासक। जैसा कि मैंने बताया आपको, सुबराओं के युद्ध में अंग्रेजों ने गुलाब सिंह के साथ एक गुप्त संधि की थी, और उस संधि के अनुसार ये कह दिया गया था कि आप हमारी मदद कीजिए और हम आपको कश्मीर का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लेंगे। तो अब गुलाब सिंह को कश्मीर का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया गया। ये न केवल अंग्रेजों ने स्वीकार किया बल्कि सिखों ने भी स्वीकार किया, सिखों को भी स्वीकार करना पड़ा। तो ये तो थी कुछ बातें लाहौर संधि की जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा भी कुछ बातें थी जिनको सबको यहाँ उल्लेख करना बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा। हम केवल समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरीके से इस लाहौर संधि के द्वारा सिख शक्ति को बिल्कुल पंगु बना दिया था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो इतिहासकार प्रश्न उठाते हैं कि भाई पंजाब पर विजय प्राप्त करने के बाद भी लॉर्ड हार्डिंग ने उसको ब्रिटिश साम्राज्य में क्यों नहीं मिलाया। उसका कारण यह था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्र था उस समय, उसी क्षेत्र को वो नियंत्रित कर पाना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो रहा था। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि अगर वो उस क्षेत्र को अपने में शामिल कर लेते तो पूरा का पूरा आर्थिक जिम्मेदारी, जनता के कल्याण की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती, और आर्थिक स्थिति कंपनी की इतनी बेहतर नहीं थी कि वो उसमें सारी गतिविधियों को संचालित कर पाए। अब यहां पर लॉर्ड हार्डिंग का ये मंतव्य था कि हमें
भारत की देसी रियासतों का एक्सप्लोरेशन करना है, दोहन करना है, और दोहन करके उनको इस हाल में पहुंचा देना है कि वो स्वतः ही हमारे पास आ जाए। कहने का मतलब है अपनी न प्रशासनिक जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, न आर्थिक जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, बल्कि आर्थिक शोषण के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। और जब वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, निचुड़ जाएगी वहां की शक्ति, पॉलिटिकली बेकार हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे, इकोनॉमिकली मिजरेबल हो जाएंगे, तो हमारे पास अपने आप चल करके आएंगे। इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है ये एक्स्ट्रा बर्डन उठाने की। ऐसा लॉर्ड हार्डिंग का मंतव्य था। अब यह बात समझने वाली बात ये भी है कि इस लाहौर संधि जो हुई, इससे सिख बहुत नाराज हो गए। सिखों ने ये कहा कि हम भाई ये संधि जो है हमारे प्रति न्यायोचित नहीं है, लिहाजा दूसरी संधि की जाए। तो दूसरी संधि हुई जिसको भैरववाल की संधि कहा गया। ये भैरववाल नामक स्थान पर हुई थी, पंजाब में ये स्थान है। तो ये संधि हुई थी 16 दिसंबर 1846 को। 16 दिसंबर 1846 को ये संधि हुई थी। इस संधि के आधार पर एक बार फिर से अंग्रेज और सिख एक साथ बैठे थे और फिर से पुनर्विचार किया गया था सभी प्रशासनिक स्थितियों का, राजनीतिक स्थितियों का और आर्थिक स्थितियों का, और उसके संबंध में कुछ नए निर्णय लिए गए थे। वे नए निर्णय क्या थे वो जरा देखिए। सबसे पहले निर्णय ये था कि महारानी जिंदन को हटा दिया गया। महारानी जिंदन को हटा दिया गया ये कह करके कि भाई अब आप वृद्धा हो चुकी हैं, अब आपको जो है महाराज दिलीप सिंह का संरक्षण नहीं कर पाएंगी, लिहाजा अब आप आराम कीजिए। और उनको 1.5 लाख रुपया वार्षिक की पेंशन दे दी गई और उनको पंजाब से बनारस भेज दिया गया कि आप वहां पर आराम से रहिए, शांतिपूर्वक, आपको पेंशन मिलती रहेगी, सेवक मिल जाएंगे। अब महारानी जिंदन को वहां से क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया कि एक तो अंग्रेज भी बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर रहे थे इस बात का। दूसरी बात यह है कि जो सिखों के गुट थे, वे गुट ये चाहते थे कि हमारा अब वर्चस्व स्थापित हो, हमारी भूमिका हो। महारानी तो अब वृद्धा हो गई है, वो प्रशासन को निर्देशित करने में, डायरेक्शन देने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, लिहाजा उनको आराम करना चाहिए। तो वो जो सिखों के गुट थे वो चाहते थे कि अब राजनीतिक हस्तक्षेप हमारा होना चाहिए, प्रशासनिक हस्तक्षेप हमारा होना चाहिए, पदाधिकारी हमारी मर्जी के होने चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया था। दूसरी बात ये थी हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो सिखों के गुट ने उनके साथ मिलकर के ये कहा कि भाई अब पंजाब का शासन कौन चलाएगा, कैसे चलेगा, ये कौन निर्धारित करेगा। तो इसके लिए क्या किया गया, एक संरक्षक परिषद बनाई गई। यानी जहां पहले संरक्षण जो है वो केवल एक हाथ में था और वो थी महारानी जिंदन, अब जिंदन को हटा दिया गया। तो 8 सदस्यों की, इसमें 8 सदस्य थे, 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसको कहा गया प्रोटेक्शन काउंसिल कहा गया, संरक्षण परिषद कहा गया। वो संरक्षण, उसमें हेनरी लॉरेंस जो है वो उसके अध्यक्ष बनाए गए और 7 अन्य लोग जो थे वो उसके सदस्य बनाए गए। और अब ये कहा गया कि पंजाब का शासन इसी परिषद के द्वारा चलाया जाएगा, वही दिशा निर्देश देगी। तो ये एक समिति बना दी गई संरक्षण के लिए। अगली बार लाहौर में स्थायी रूप से सेना तैनात रहेगी। अब जो लाहौर में लाहौर संधि के आधार पर एक रेजिडेंट रखा गया था लाहौर में, जो कि राजधानी क्षेत्र था सिखों का, और सैनिक टुकड़ी रखी गई थी और यह कहा गया था इसका व्यय सिख राज्य उठाएगा। अब ये इस भैरववाल की संधि के अनुसार जो लॉरेंस महोदय थे, हेनरी लॉरेंस महोदय, उन्होंने उस रेगुलेशन में एक बात जोड़ी, टर्म्स एंड कंडीशंस में एक बात जोड़ी कि अब जो है वो ब्रिटिश सेना, अंग्रेज सेना स्थायी रूप से रहेगी, परमानेंट रहेगी।
और उसका जो व्यय होगा वो व्यय निर्धारित कर दिया कि 20 लाख रुपए इस सेना को देने सिख राज्य देगा। 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष इसके व्यय के रूप में सिख राज्य देगा, यानी जबरदस्ती उनके ऊपर ये बर्डन डाला गया। ठीक है। इसके बाद दिलीप सिंह के वयस्क होने तक जारी रहेगी, यानी राजा दिलीप सिंह जो है वो अभी भी अवयस्क थे, लेकिन उनको नहीं हटाया गया है, क्योंकि खालसा सेना जो थी वो राजा दिलीप सिंह के पक्ष में थी। तो ये कहा गया कि राजा दिलीप सिंह जब तक वयस्क नहीं हो जाते हैं, जब तक जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हो जाती हैं, तब तक ये 8 सदस्यीय समिति जो है, जो परिषद जो है, वही प्रशासनिक गतिविधियां संचालित करेगी। और जब वो वयस्क हो जाएंगे तो उसके बाद फिर से उनसे परामर्श करके, उनसे वार्ता करके, फिर जैसा हो, या तो वो स्वयं शक्ति लेना चाहेंगे अपने हाथ में, या फिर आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था उसके बारे में मैंने आपको बताया कि पृष्ठभूमि क्या थी, किस तरीके से पंजाब जो है इस मोड़ पर आ गया कि अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, वे कौन से कारण थे जिनके कारण ये युद्ध हुआ, ये आपको बताया मैंने। युद्ध की प्रत्येक घटना के बारे में आपको जानकारी दी, कैसे मुदकी की घटना हुई, कैसे फिरोज शाह का युद्ध हुआ, कैसे बुडवल और आलीवाल का हुआ, और कैसे सुबराव का युद्ध हुआ, और किस प्रकार से अंग्रेज सेना ने जाकर लाहौर पर कब्जा कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से ये बताया गया। उसके बाद बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच 2 संधियां हुई। एक संधि हुई लाहौर की संधि, जिसमें कुछ बातें निर्धारित की गई और उससे सिख पक्ष असंतुष्ट था, जिसके कारण से दूसरी संधि हुई जिसको भैरोवाल की संधि कहा गया। तो ये थी जानकारी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी करते रहिए, बराबर आगे बढ़ते रहिए, और नोटिफिकेशन के जरिए हम आपको ये बताते रहेंगे कि किस समय कौन सी विशेष सामग्री आने वाली है। आप निरंतर जारी रखिए। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।